हम अपने राजनेताओं को इब्राहिम लोधी, राणा सांगा और बाबर के हिस्ट्री लेसन के लिए थोड़ी भेजते हैं। ये सब इमोशनल इश्यूज है। राणा सांगा के खिलाफ बोल के वो एक तार छूना चाहते हैं, फॉल्ट लाइन है। देखिए, फॉल्ट लाइन को कोई मना नहीं कर रहा है। जैसे खालिस्तानी फॉल्ट लाइन है, उसको बाहर से बैठे लोग कुरेदना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाइन है जुनैद हैरिस साहब, ना इसको आप नकार सकते हैं ना मैं, लेकिन हमें इस फॉल्ट लाइन को ठीक करना है, उस पर मरहम लगाते रहना है, उसको कुरेद के नासूर नहीं बनाना है। ये क्या हो रहा है हैरिस साहब? प्रोफेसर जुनैद हैरिस, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि किसी भी शख्स को इन गड़े मुर्दों को उठाने से क्या फ़ायदा। हम आज़ाद हिंदुस्तान के लोग संविधान के मुताबिक अपने मुल्क की तरक्की, अपनी तरक्की, ये हमारा सबसे बड़ा हमारा मुद्दा होता है। और जाहिर सी बात, इस मुद्दे से हट करके बाकी मुद्दों को छेड़ना, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, मुझे समझ में नहीं आता है कि किस तरफ ले करके जाने की कोशिश होती है। मैं 110% इस बात से आपसे सहमत हूं कि किसी भी तौर पर इस तरह के मुद्दों को इमोशनल बना करके पब्लिक में पेश करना बुनियादी तौर पर गलत है। और हमें अपने मुद्दों को, जिससे हमारा देश तरक्की कर सके, हमारे राष्ट्र की उन्नति हो सके, इन सब चीज़ों पर हमें बात करनी चाहिए। अभी मैं आपकी बातें सुन रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इससे वाकई फ़ायदा क्या है हमें समझ में नहीं आता। दौलत खां इब्राहिम लोधी ही का गवर्नर था और उसके यहाँ जयराम जी, जो कि गुरु नानक जी के बहनोई थे, काम किया करते थे, और फिर गुरु नानक जी भी वहीं पर काम किया करते थे। और उसी के यहाँ काम करते हुए मर्दाना और गुरु नानक जी साथ बैठ करके वो आप पूरा किस्सा जानते हैं कि वो नदी के किनारे नहाना, 3 दिन तक उनका नहीं आना, और फिर निकलने के बाद जो है उनका एक कमंकार सतनाम करता पुरख निर्भव, वो पूरा का पूरा जो बेसिक एक कह सकते हैं मूल मंत्र है, उसको उन्होंने पेश किया और समाज के अंदर किस तरह के भेदभाव को दूर करने की कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूँ इस परंपरा को कोई बताए कि सब मिलजुल करके कैसे साथ रहा करते थे, आगे बढ़ा करते थे। ये तो आजकल जो मुल्क का संविधान बना उसके अकॉर्डिंग बात समझ में आती है कि ये चीज़ हमारे लिए कारामद है, लेकिन ये बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि उस तरह के ख़राब चीज़ों को हमारे सामने पेश करके और हम इसके ज़रिए इमोशनल इश्यूज़ पैदा करने की कोशिश किया करें। मैं आपसे सहमत हूँ और यकीनन सिर्फ अपने उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए हमें जो कि हमारी और हमारे राष्ट्र की तरक्की की चीज़ें हैं। पर कर कौन रहा है फैज साहब? कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? विपक्ष को मेरा मानना है विपक्ष का काम है सत्ता में बैठे लोगों को कटघरे में खड़ा करना। सत्ता में बैठे, अभी बीजेपी जुड़ रही है, अगले 10 सेकंड में अनुराग भदौरिया डायरेक्ट जुड़े हैं, उनका ऑडियो अलग से नहीं जुड़ा, मैं आ रहा हूं अनुराग जी आपके पास भी। बीजेपी भी जुड़ रही है। मैं ये कह रहा हूं उनका काम है, जो सत्ता में बैठे हैं वो कहीं घमंड में चूर ना हो जाए, उनको कहीं फ्री राइड ना मिल जाए, वो ये वादा करके कहीं निकल ना ले कि हमने कहा था कि 1 लाख लोगों को नौकरी दे, अगर 98,000 को भी देते हैं तो 2,000 को क्यों नहीं दी? वो कौन पूछेगा? विपक्ष पूछेगा। उन्हें संसद में क्यों बैठे हैं, वो विधानसभा में क्यों हैं, वो विधान परिषद में क्यों हैं? इसलिए हैं। लेकिन उनको वहां बैठ के राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोधी करना, इट्स अमेजिंग फैज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिल्कुल आपने ठीक बात कही ऐश्वर्य भाई। विपक्ष मजबूत विपक्ष होना चाहिए जो कि सत्ता पक्ष से वर्तमान समय के मुद्दों पर सवाल करे। लेकिन अफसोस की बात है कि इतिहास का एक पक्ष है, कुछ क्रूर शासक हुए हैं, चाहे वो बाबर हो या औरंगजेब हो या सिकंदर लोदी हो या फिर फिरोज शाह तुगलक हो। जब जब इतिहास में इनकी बात आती है तो दोहरा चरित्र इन विपक्षियों का उभर कर आ जाता है कि वो किसी ना किसी भारतीय व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, हिंदू या सनातन को खड़े कर देते हैं कि विदेशी गलत नहीं थे, ये तुम्हारे देश का कोई राजपूत गलत था, या फिर पानीपत का कोई व्यक्ति गलत था, या फिर बंगाल का कोई शासक गलत था, या दक्षिण का कोई शासक गलत था। मैं आपको बताऊं, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है इसका, क्योंकि इसके पहले एक विद्वान जो लेफ्ट के जाने जाते थे, उन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ फातिमा शेख को जोड़ा, और जब राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े तो बताया कि फातिमा शेख एक फर्जी कैरेक्टर है, मेरे द्वारा गढ़ा गया। ठीक इसी तरीके से यह फर्जी कथा है, किसी के पास कॉल की डिटेल नहीं है कि संग्राम सिंह
जो राणा सांगा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने फोन करके बाबर को बुलाया था। इसका कोई एविडेंस नहीं है, ना कि किसी किताब में एविडेंस है, ना ही कोई आर्कियोलॉजिकल कोई एविडेंस है। लेकिन हां, लेफ्ट वाले जो गढ़ते हैं ना भारत को बदनाम करने के लिए और भारतीय शासकों को बदनाम करने के लिए, उसके तहत राणा सांगा ने बुलाया। लेकिन आप देखेंगे यदि बुलाया तो फिर खानवा का युद्ध क्यों हुआ, जिसे आप अभी बयाना का युद्ध कह रहे थे, वो खानवा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भाई उसने बुलाया तो खानवा का युद्ध राणा सांगा के खिलाफ उसने क्यों लड़ा, फिर घाघरा का युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध लड़ा, यानी मेदिनी राय के साथ भी वो युद्ध लड़ रहा है, और फिर महमूद लोदी के साथ भी युद्ध लड़ रहा है, नुसरत शाह के साथ भी युद्ध लड़ रहा है, यानी यहां के सभी लोगों के साथ वो युद्ध लड़ रहा है। यदि कोई बुलाया होता तो क्यों युद्ध लड़ रहा है। अब देखिए, वो फरगना समरकंद से निकला और काबुल होते हुए भारत आया, उसे किसने बुलाया था ऐश्वर्य भाई, मैं बता देता हूं। बाबर को बुलाने वाला एक ही प्रेरक तत्व है, वो है भारत की समृद्धि, जो कि सोने की चिड़िया थी, और वो भारत को लूटने आया था। और ऐसा नहीं है कि 1526 में बुला लिया गया और वो आ गया, नहीं, वो 1519 से अटैक कर रहा था भारत में, और 1526 में जाकर सफलता प्राप्त की इब्राहिम लोदी के साथ। लेकिन वो लगभग 7-8 साल संघर्ष करता रहा। अब बात यह है, विपक्ष क्यों बार बार इतिहास में जा रहा है। अरे कुछ क्रूर शासक हैं, बाबर है, औरंगजेब है, मैंने बता दिया, सिकंदर लोदी है, फिरोज शाह तुगलक है, क्यों बार बार विपक्ष वहां पर जा रहा है। आप कहते हैं ना कि बेरोजगारी का मुद्दा पूछिए, अरे तो बेरोजगारी का मुद्दा उठाओ। नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या काम किया है, विदेशों में भारत का कितना मान बढ़ाया है, वर्तमान समय में जो उज्ज्वला योजना चलाई है, आयुष्मान भारत योजना चलाई है, और औषधि की योजना चलाई है, और तमाम नया हुनर, नए उस्ताद, और ये तमाम जो वो योजना चला रहा हूं। अगर विपक्ष को लगता है नहीं उठाया, अगर विपक्ष को लगता है नहीं किया, अगर अनुराग भदौरिया आपके सांसद को लगता है, विपक्ष को लगता है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, नरेंद्र मोदी हैज नॉट डन एनीथिंग राइट, अगर यह आपका मानना है, अगर देश के विपक्ष का यह मानना है, तो कम से कम यही तो फैक्ट्स के साथ रखिए, यही तो फैक्ट्स के साथ रखिए। लेकिन पता है क्यों प्रोफेसर साहब, क्योंकि उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए भी यह देखना पड़ेगा कि सरकार ने वादा किया था कितने किलोमीटर सड़क रोज बनाने का और कितने किलोमीटर बन रही है। यह देखना पड़ेगा कि सरकार ने कितना वादा किया था कि कितने गांव में पानी बिजली पहुंचाएगी, कितनों में पहुंचाया। यह देखना पड़ेगा कि सरकार ने कितने युवाओं को नौकरी देने की बात करी थी और कितनों को दे पाई, कितनों को नहीं। यह देखना पड़ेगा कि देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का कितना वादा किया था वो पूरा किया कि नहीं, उस सब के लिए पढ़ना पड़ेगा। वो करेंगे नहीं तो सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे कैसे अनुराग जी? देखिए, सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी से ये पूछिए कि फिर वो विकास पे राजनीति क्यों नहीं करती, फिर महंगाई बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करती, फिर अगर इतना उन्होंने आपने पूछा और उन्होंने जवाब ना दिया हो तो बताइए। अरे मैं पूछ तो रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनिए ना, मैं पूछ तो रहा हूं कि आपने किसानों की इनकम दुगनी करने की बात की थी, आपने कर दिया क्या? किसान तो आज भी धरने पे बैठता है, क्या किसानों की इनकम दुगनी हो गई? आपने बोला था कि रुपया अगर पतला होता है तो देश की जो सम्मान होता है कम होता है। अब तो रुपया बहुत ही पतला हो गया डॉलर के मुकाबले, सम्मान कम हुआ कि नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूं। महिला समस्या की बात करते थे, क्या महिला समस्या 2014 के बाद से क्या हालत हुई? क्या मणिपुर में महिला समस्या, क्या मणिपुर महिलाओं के साथ अन्याय हुआ? कितनी घटना बताएं हम? बीएचयू की घटना बताएं, या पहलवान महिलाओं की बताएं, या हम हाथरस की घटना बताएं, या हरियाणा? नहीं तो आप संसद में क्यों नहीं पूछते? नहीं अनुराग जी, तो आप संसद में क्यों नहीं पूछते? पूछ रहा हूं। नहीं आप संसद में नहीं, आप तो विधानसभा में नहीं है, मैं पूछ रहा हूं आप संसद में क्यों नहीं पूछते? नहीं, आपके सांसद को इस पे ज्यादा मजा आ रहा है ना कि बाबर को कौन लाया था, इब्राहिम लोदी लाए थे या राणा सांगा लाए थे, कि ऐश्वर्या कपूर लाए थे, कि अनुराग भदौरिया लाए थे, कि रोहित लाए थे, कि जुनैद हैरिस लाए थे, कि फैज लाए? आप मेरे को बताओ अनुराग जी, अगर पता लग भी जाए, नहीं अगर पता लग भी जाए, उससे क्या नौकरियां मिल जाएंगी? उससे क्या जो आपने कहा कि रुपया डॉलर के मुकाबले पतला हो गया, क्या दोबारा मोटा हो जाएगा?